नमस्कार दोस्तों, ये रीट लेवल 2 का पेपर आ गया है। 28 फरवरी सुबह की शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, 28 फरवरी 2025 रीट लेवल 2 सुबह की शिफ्ट का पेपर आ चुका है। ये पूरा पेपर है आपका, आपके सामने इसका लाइव हल करके दिखाएंगे, एक एक प्रश्न को दिखाएंगे। आप मिलान भी कर लेना आपके प्रश्नों से कौन कौन से प्रश्न आए थे। ये पेपर है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस बार पेपर छात्रों को नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है कि पेपर वापस ले लिया जा रहा है छात्रों से, छात्रों को पेपर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हमने जैसे तैसे करके आपके लिए पेपर उपलब्ध करवाया है, तो जल्दी से पेपर को देख लीजिए, अपने एक एक प्रश्न का मिलान कर लीजिए और अपने प्रश्न कितने सही हैं, कितने आपके नंबर आ रहे हैं, इस पेपर से चेक कर लीजिए। तो बने रहिए इस वीडियो में, पूरा डिटेल से देखना, एक एक प्रश्न को बताएंगे और पूरा हल करके भी बताएंगे एक एक का आंसर, तो आप मिलान कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके पेपर जैसे तैसे उपलब्ध करवाया गया है। आप सोच सकते हैं कितनी सुरक्षा के बावजूद भी हमने पेपर आपके लिए उपलब्ध करवाया है। तो ऐसे में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथियों अपने दोस्तों को भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि वो भी अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं और उनके कितने प्रश्न सही हैं वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेपर को देखने के लिए अपने दोस्तों को भी लाइक वीडियो को शेयर करते रहें फेसबुक और व्हाट्सएप पर। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑन कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे ही इस भर्ती से संबंधित या जो भी खबर आपको आएगी, सबसे पहले हम आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कमेंट में अपने कितने प्रश्न सही हैं वो भी बताना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पेपर को। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। सभी रीट लेवल 2 और लेवल 1 के अभ्यर्थी जिन्होंने भी ये पात्रता परीक्षा दी है वो सभी पास हों और मैंने एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाए, ऐसी हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, चॉम्स्की के सिद्धांतों से कौन सा प्रभावित हुआ है? तो इसमें पहला ही है भाषा विकास वाला ऑप्शन सही है, पहला आंसर सही है। दूसरा प्रश्न है, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से ... होती हैं। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो क्या होती है? जन्मजात होती हैं, तो दूसरा सही है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? तो व्यक्तित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित नहीं किया? इनमें से बी व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को B.F. स्किनर ने नहीं प्रतिपादित किया। ये B.F. स्किनर ने तो अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो इसमें पहला ही गलत है, यानी पहला आंसर हो गया। अगला प्रश्न नंबर 4, हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? चौथा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न आया है, तो इसका आंसर है कथानक संप्रत्य परीक्षण प्रतिपादित किया गया, तीसरा सही है। अगला प्रश्न आया है 5वां, एक बालक की बुद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो बालक की बुद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? अधिवास नहीं है, इसमें चौथा आंसर सही है। अगला नंबर प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, चौथा आंसर है इसका। अगला नंबर 7, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गवर्नर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? जो गवर्नर का बहुआयामी सिद्धांत है बुद्धिमत्ता का, उसके बारे में पूछा गया है, तो इसमें सांवेगिक बुद्धि को नहीं बताया गया है, तो तीसरा गलत है इसमें। अगला प्रश्न नंबर 8, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? तो रचनात्मकता चिंतन के कौन से सिद्धांत से प्रकार से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अपसारी, चौथा सही है, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न नंबर 9, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? तो 9वें में है पहला बौद्धिक अयोग्यता, 9वें में पहला बौद्धिक अयोग्यता। अगला प्रश्न नंबर 10, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सैद्धांतिक अवधारणा के लिए व्यक्तित्व के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सामान्य, बी हो जाएगा सामान्य। अगला प्रश्न नंबर 11, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है? पढ़ने से संबंधित जो समस्या होती है उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं, दूसरा सही है। अगला प्रश्न नंबर 12, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। वो होते हैं प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, प्रतिकूल परिस्थिति वाले बालक होते हैं, तीसरा सही है। अगला प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण कौन सा है निम्न में से? आक्रामकता। अगला प्रश्न नंबर 14, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो इसमें
अगला जो 14वां प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 15, तो 15 में देखेंगे इवान पॉवलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है साहचर्य के द्वारा। 15वें में दूसरा ये हो जाएगा। 16वें नंबर देखो, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, तो 16वें में हो जाएगी परिपक्वता, तीसरा नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 17, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, पुरस्कार और दंड की अवधारणा किसने दी, B.F. स्किनर ने। अगला प्रश्न नंबर 18, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये सत्य नहीं है, चौथा गलत है। अगला प्रश्न नंबर 19, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया, तो यह जोसेफ डी नोवाक के द्वारा सुझावित किया गया, चौथा सही है। अगला प्रश्न नंबर 20, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है, ऐसा कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा वर्णनात्मक शिक्षण, दूसरा सही है। अगला प्रश्न नंबर 21, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा मस्तिष्क विप्लव युक्ति, पहला ही सही है। अगला प्रश्न नंबर 22, कक्षा में अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, तो 22वें प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, इसमें आ जाएगा अंतर्वैयक्तिक समायोजन, दूसरा सही है। अगला प्रश्न नंबर 23 क्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो NCF 2005 है उसका मुख्य दर्शन क्या है, मुख्य दर्शन पूछा है तो बिना बोझ के सीखना, बोझ मुक्त शिक्षा, ये है। अगला प्रश्न नंबर 24, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, RTE एक्ट 2009 से पूछा गया है, तो इसमें कथन सत्य नहीं है, चौथा गलत है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, ये नहीं है, 45 घंटे हैं, ये गलत हो गया। अगला प्रश्न नंबर 25 में क्या है, शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है, तो स्टीफन एम कोरे ने योगदान नहीं दिया है। अगला प्रश्न नंबर 26, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के न्यूनतम मापन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें है आनुपातिक मापनिका, ये तीसरा है इसमें आंसर। अगला प्रश्न नंबर 27, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंध नहीं है, अब्राहम मोसले नहीं है। 28वां प्रश्न है, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, तो आनुवांशिकता के लिए ये इसमें से कौन सी विधि वो नहीं है, चौथी नहीं है, समवयस्क समूह अध्ययन, चौथा नहीं है, चौथा आंसर इसमें। अगला प्रश्न नंबर 29, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को ... के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 का आंसर है फिनोटाइप के द्वारा, इनको फिनोटाइप कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 30 है, साइकोलॉजी का लास्ट प्रश्न है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बालक विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा परिपूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है, ये प्रश्न नंबर 30 का आंसर है, इसमें है जैविक प्रणाली को दर्शाता है। तो ये साइकोलॉजी के 30 प्रश्न थे। अब ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए आगे के प्रश्नों को दूसरी वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद। और आपके कितने प्रश्न सही आए हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।